तो देखिए, अगर आपके मन में भी इनकम टैक्स को लेकर अभी भी सवाल हैं, अभी भी आप दुविधा में फंसे हुए हैं कि आखिर ऐलान हुआ तो उसका फायदा आपको कैसे मिलेगा, जो भी कंफ्यूजन है वो हम आपको इस शो में दूर करेंगे। अंशुमन तिवारी हमारे साथ, मनी9 के एडिटर हमारे साथ है। सर स्वागत है आपका। सुमेरा भी मेरे साथ इस शो में है, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन अंशुमन जी, पहले तो मुझे ये बताइए, देखिए बहुत बात हो रही थी इनकम टैक्स में ये दिया जाएगा वो दिया जाएगा, खैर जो हुआ वो सामने है। 7 लाख तक छूट मिलेगी, लेकिन किसको मिलेगी, कैसे मिलेगी और कौन इसका पात्र होगा? गौरव, इनकम टैक्स में आप जिस तरीके की संभावनाएं थी वैसा कुछ हुआ नहीं बजट में। हमें ये समझना पड़ेगा कि सरकार की जो इनकम टैक्स की फिलॉसफी है, हम उससे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, और इसे समझाने के लिए हम आपके सामने हमें बताने के लिए कि बजट के जो इनकम टैक्स के बदलाव हैं आपको बताते क्या हैं। ठीक है। बजट में इनकम टैक्स की 2 रिजीम्स हैं और वो दोनों रिजीम्स जायज हैं और चल रही हैं। एक ये पुरानी रिजीम है जो आपको अपनी स्कीम पर दिख रही है, इसमें ज़्यादातर लोग हैं। आप इस तरह से समझें कि बजट के हिसाब से इनकम टैक्स के 2 मकान। जल्दी से इस बारे में बता देते हैं सर, जैसे 0%, 5%, 20%, ये पुरानी, ये 4 स्लैब है। ये पुरानी स्कीम है, ये स्कीम चल रही है, बनी हुई है और ये रहेगी। अधिकांश करदाता इस स्कीम में आते हैं। दूसरी स्कीम आपके सामने स्क्रीन पर ये है, नई रिजीम। ये भी रिजीम पहले से चल रही है, नई नहीं रही है, ये भी अब पुरानी हो गई है। पर आज इसके स्लैब्स में कुछ बदलाव किया गया है और यहाँ 7 लाख रुपए तक की इनकम को रिबेट के तहत टैक्स की से छूट की सीमा में लाया गया है। यहाँ 7 लाख रुपए तक की इनकम पे रिबेट दिए। रिबेट इनकम टैक्स का एक दूसरा सिस्टम होता है। स्लैब यही रहेंगे, लेकिन अगर कोई 7 लाख रुपए तक की कमाई कर रहा है तो उसे इस रिजीम में रहने पर, तो अगर उसकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तब तक तो कोई टैक्स नहीं। 7 लाख के ऊपर गया तो गणना यहाँ से शुरू होगी। गणना यहाँ से शुरू होगी उसके लिए। अब दूसरी चीज और कि सारे और बड़े बदलाव भी जो उस बजट में हुए हैं वो सारे बदलाव इसी रिजीम में हुए हैं। और कुछ छोटे बदलाव जो महत्वपूर्ण समझना जरूरी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो सुविधा दी गई है, जो सीमा बढ़ाई गई, वो भी इसी स्कीम में बढ़ाई गई है, नई रिजीम में बढ़ाई गई। और जो वो कितना बढ़ाया गया? 50,000 रुपए का शायद स्टैंडर्ड डिडक्शन आया बजट के डॉक्यूमेंट्स में, नई रिजीम में। नई रिजीम में। अच्छा। और इसके साथ जो सरचार्ज लगता था हायर इनकम से ऊपर, उसमें जो कमी की गई वो भी इस रिजीम में की गई। अच्छा। अब गौरव, मतलब समझिए, सरकार ये नहीं चाहती कि आप पुरानी टैक्स रिजीम में रहें। आप पुराने मकान को छोड़कर नए मकान में आ जाएं जो सरकार ने टैक्स का बनाया है। अब यहां से वो दुविधा शुरू होती है जो समझना जरूरी है। पुरानी रिजीम में रहने वाले लोगों को 5 बड़ी रियायतें मिलती हैं इनकम टैक्स में। जो पहली बड़ी रियायत 80C में मिलती है, जहां बचतों पर आप टैक्स रियायत लेते हैं, जो आप पीएफ में पैसा लगाते हैं, बीमा में पैसा लगाते हैं और बच्चों की फीस आदि पे देते हैं, वहाँ एक रियायत मिलती है। दूसरी एक बड़ी रियायत मिलती है होम लोन पर, जो आप ब्याज देते हैं, वो एक बड़ी रियायत होती है। तीसरी बड़ी रियायत आपको मिलती है हेल्थ में, इंश्योरेंस के ऊपर, जो 80D में मिलती है। और इसके अलावा कुछ और छोटी, मतलब अगर आप 80C का फायदा लेते हैं, 80D का फायदा लेते हैं, 80E का फायदा लेते हैं, होम लोन का फायदा लेते हैं, NPS का फायदा लेते हैं, पेंशन का फायदा, ओल्ड स्कीम में रहना पड़ेगा। ओल्ड स्कीम में रहना पड़ेगा। तो जब नई स्कीम लाई गई थी गौरव, तब 75 रियायतें खत्म करके इस स्कीम को बनाया गया। इस स्कीम को बनाया वाली को। 75 जो अलग अलग रियायतें मिलती थी इनको खत्म किया गया था। और सरकार ने कहा था कि जिन्हें सीधे लीन टैक्स सिस्टम में आना है, जीरो इंसेंटिव। तो इसमें कोई क्यों आएगा सर, क्या फायदा यहाँ आए नहीं? कोई 2 साल से इस स्कीम में ज्यादातर लोग नहीं आए। पर सरकार की जो फिलॉसफी है, जहां पे जो बजट इस पे फिर बताता है कि पूरी की पूरी बजट सारी रियायतों को इसी स्कीम में पैक कर रही है। और यहां से आप दो संदेश लेकर जा सकते हैं। सरकार ये नहीं चाहती कि आप सरकार की इनकम टैक्स की रियायतों के आधार पर बचत करें। तो मेरा एक सवाल है सर, आप इसको थोड़ा सा इनकम ग्रुप में बांटते हैं, जो लो इनकम ग्रुप है, मिड इनकम ग्रुप है और हाई इनकम ग्रुप है। लो इनकम ग्रुप को तो इसी में फायदा होगा, अगर 7 लाख तक कमा रहा है तो उसको तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उनको पहले से भी था, क्योंकि वो तो 5 लाख था। 5 लाख तक तो वो टैक्स की सीमा से वैसे ही छूट से बाहर थे। वो 2 लाख रुपए तक की और टैक्स सीमा लाकर इस स्कीम में रिजीम में आ सकते हैं, क्योंकि उस रिजीम में तो वही लोग बचे हुए थे जो ऊपर जाकर टैक्स की रियायतें लेते हैं, बचत करते हैं। अब जैसे कोई कर्मचारी अपना पीएफ कटवा रहा है तो वो इस स्कीम में क्यों? उधर चलते हैं सर। लेकिन सवाल ये है सर कि फिर इस स्कीम का तो कोई आकर्षण सरकार ने नहीं बढ़ाया। हाँ, इस स्कीम का कोई आकर्षण नहीं, लेकिन इस स्कीम में इतने आकर्षण पहले से बने हुए हैं। हाँ। इस स्कीम में आपको बचत पे रियायत मिल रही है, इस स्कीम में आपको होम लोन की छूट मिल रही है, इस स्कीम में आप हेल्थ इंश्योरेंस में जो पैसा डाल रहे हैं उस पर रिबेट मिल रही है। और यही वो आकर्षण इस स्कीम के आकर्षण पर भारी हैं और इसीलिए इस स्कीम में ज्यादा लोग हैं, पुरानी स्कीम में कम है। दूसरी एक और चीज समझना जरूरी, जो दुविधा जो समझना जरूरी, टैक्स पेयर्स के लिए भी जानना जरूरी होता है कि भारत में इनकम टैक्स का ढांचा बुनियादी रूप से बचतों को प्रोत्साहन करने के लिए बना था। इसलिए इनकम टैक्स की सारी रियायतें या तो आपको अपना मकान बनाने पर प्रेरित करती हैं कि आप अपना मकान लीजिए, आप किराए के मकान को छोड़कर, इसलिए आप होम लोन लीजिए, या आप बीमा में बचत करिए, पीएफ में पैसा डालिए, पेंशन में पैसा डालिए। अब ये स्कीम कहती है कि जो बचतें आपको करनी है वो सब टैक्स के दायरे से बाहर है। ठीक है सर, मुझे ये बताइए, जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लगातार, ये जो यहाँ पे ये जो ओल्ड स्कीम है जिसकी तरफ हम जिक्र कर रहे हैं, ये जो स्कीम है, ये जो स्कीम है, ये पूरी जो स्कीम है ये वाली,
क्या इसमें लोग अभी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? इसमें जो लोग अगर इसमें लोग हैं, जाएंगे क्या? नहीं, ये तो पहले से ही उसमें है। नहीं, अभी जो नया टैक्स पेयर है वो किधर जाए? नए टैक्स पेयर के लिए तो वो स्कीम पहले से ही बनी हुई है। नए टैक्स पेयर में तो पहले से ही, जिसको कोई रियायत नहीं चाहिए, जिसको मकान के लिए कर्ज लेने पे छूट नहीं चाहिए, जिसको बचत पे छूट नहीं चाहिए, उसके लिए तो रिजीम पहले से ही बनी हुई है। पर सरकार संकेत देने की कोशिश कर रही कि वो इससे कोई प्रोत्साहन नहीं देगी। नहीं, मेरे को सरकार का क्या मोटो है सर, उस पर हम बात करेंगे। मुझे ये बताइए, अगर मेरा कोई व्यूअर जो टैक्स पेयर है वो कितने की सैलरी वाला हो जो ओल्ड में जाए और कितने की सैलरी वाला हो जो न्यू में जाए, सैलरी के लेवल पर उसको कैसे कैलकुलेट करे खुद को? कोई कैलकुलेशन नहीं, उसका कैलकुलेशन उसकी बचत पर और बगैर बचत पर होगा। उसे अगर इंसेंटिव चाहिए तो उसे पुरानी स्कीम में रहना होगा, जैसे वो रह रहे हैं। 3-3.25 करोड़ करदाता इसी स्कीम में है, क्योंकि भारत के ज्यादातर करदाता बचत करते हैं, ज्यादातर करदाता बीमा ले रखते हैं, ज्यादातर करदाता हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, और उस पे जो रियायतें नहीं, तो जिसकी इनकम 2.5 लाख तक है, वो जो 2.5 लाख वाला है वो यहाँ रहे, या जो 2.5 लाख वाला है वो यहाँ 3 लाख तक पर है, वो अगर यहाँ रहेगा तो उसकी वो रियायतें खत्म हो जाएंगी, उसकी रियायतें खत्म हो जाएंगी। और जो 5 लाख तक वाला है जिसको 5% सारे टैक्स लोग लगता है, ये पूरी रिजीम में जो लोग हैं वो अगर उस रिजीम में जाएंगे तो उन्हें छूट की सुविधा मिलेगी, पर उनका नेट छूट जो है वो सर वहां 5 लाख को 5% देना पड़ रहा है, यहाँ तो 6 लाख तक आपको 5% देना पड़ रहा है, तो ये ज्यादा आकर्षक लग रही है। लेकिन बचत की सुविधा नहीं है ना। आप अगर बचत कर रहे हैं तो आप उस पर टैक्स, बचत करने की जरूरत ही नहीं है जब यहाँ पर 6 लाख तक आपको बराबर टैक्स देना है। तो बचत करने की जरूरत, सरकार बचतों के प्रोत्साहन के लिए उस स्कीम को चला रही है। 3 करोड़ लोग उस स्कीम में मौजूद हैं बचतों के प्रोत्साहन के कारण ही। तो ये स्कीम केवल उन लोगों के लिए उपयुक्त है। अब सरकार की कोशिश यहाँ से क्या है? यहाँ से कोशिश ये है कि इस स्कीम को डिफॉल्ट स्कीम कर दिया गया है। पहले स्कीम वैकल्पिक स्कीम के तौर पर थी। धीमे धीमे 2-3 साल में, 4 साल में सरकार शायद रियायतों को और कम करेगी इनकम टैक्स की, पुरानी रिजीम की, और लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करेगी कि वो नई स्कीम में आए और बचतों पे जो रियायतें मिलती हैं उनका लोभ छोड़ दें और इस स्कीम में आ जाए। नहीं, ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे हम 5 से 10 लाख तक की बात कर रहे हैं, जो उससे 20% देना पड़ रहा है, अगर यहाँ पे जाएंगे 5 से 10 लाख, तो ये अगर 6 से 9 लाख तक, सर तो टैक्स तो आधा है यहाँ पर। हाँ, आधा है। आप वही सवाल मैं बता रहा हूँ, आधा तो है, लेकिन जो रियायतें उस हिसाब से इसमें में लोगों को ज्यादा लाभ मिलते थे, क्योंकि आपकी मान लीजिए इनकम आपने साल भर में 4 लाख रुपए की बचत करते थे, 4-4.5 लाख रुपए की बचत करते थे, तो उस पर आपको टैक्स में छूट मिल जाती थी। तो